साथियों, मैं अनिल पंकज। आप देख रहे हैं जीबी एजुकेशन। प्यारे विद्यार्थियों, जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने विगत एक पाठ डाल दिया था और उससे अगले पाठ की चर्चा कर रहे हैं। और जैसे कि हमने जो पार्ट छोड़ा था वहीं से वापस स्टार्ट कर रहा हूं कि कहां तक हमने कर लिया था, कहां तक वापस चालू करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैंने सारणी के तहत आपको संख्याओं के बारे में बताया था कि हम संख्याओं को कितने प्रकार से बांट सकते हैं और अलग अलग पार्टों को अलग अलग भागों में किस प्रकार से डिवाइड करके उनका अलग अलग विवरण करते हैं, वो भी देख लिया था। पुनः एक बार मैं वापस उनकी चर्चा कर रहा हूं। जैसे मैंने बताया था कि जो संख्या होती है उनको हम दो पार्टों में तोड़ सकते हैं। पहले पार्ट का नाम था हमारा वास्तविक संख्या, जबकि दूसरे पार्ट का नाम था काल्पनिक संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये देखा था कि संख्याओं को जैसे दो भागों में बांटते तो पहला भाग है वास्तविक संख्या, जबकि दूसरा पार्ट है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हमने दो पार्टों में फिर से तोड़ा था। पहला पार्ट था उसमें पूर्णांक, जबकि दूसरा पार्ट था दशमलव। प्यारे विद्यार्थियों, फिर हमने वास्तविक को दो भागों में बांटा है, पूर्णांक, दूसरा पार्ट है दशमलव। तो पूर्णांक को भी अगर देखते हैं तो अलग अलग पार्टों में बांट के इसका विवरण से अध्ययन करेंगे। जैसे पहला पार्ट है प्राकृत संख्या, दूसरा पार्ट है पूर्ण संख्या, तीसरा पार्ट है सम संख्या, चौथा पार्ट है विषम संख्या, पांचवा पार्ट है संयुक्त संख्या, या इसका दूसरा नाम बताएं तो भाज्य संख्या। बात करते हैं छठे पार्ट की, तो अपना जो छठा पार्ट था वो था रूढ़ संख्या, या इसे कहें तो अभाज्य संख्या। बात करें विद्यार्थियों, अगर सातवें पाठ की बात करते हैं तो सह अभाज्य संख्या। और आठवें पाठ और अंतिम पाठ की बात करें तो वो है अपना संपूर्ण संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, हमने संख्याओं को दो भागों में बांटा है। पहला पार्ट है वास्तविक संख्या, जबकि दूसरा पार्ट है काल्पनिक संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक संख्या को भी हमने दो पार्टों में बांट लिया है। पहला पार्ट है पूर्णांक, जबकि दूसरा पार्ट है दशमलव। फिर हमने बात की पूर्णांक की, तो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्णांक को भी हमने 8 पार्टों में बांट लिया है। अगर मैं बात करूं पहले पार्ट की, तो पहला पार्ट है प्राकृत संख्या, जबकि दूसरे पार्ट की बात करूं तो दूसरा पार्ट है पूर्ण संख्या। तीसरे पार्ट की बात करूं तो तीसरा पार्ट है सम, चौथा पार्ट है विषम, पांचवा पार्ट है संयुक्त या भाज्य। छठे पार्ट की बात करूं तो रूढ़ संख्या या अभाज्य, सातवां पार्ट है सह अभाज्य और आठवां पार्ट है संपूर्ण। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर बात करते हैं दशमलव की। तो दशमलव को भी हमने दो पार्टों में बांट लिया था। बात करते हैं दशमलव की, तो दशमलव को जब दो पार्टों में बांटा था उसमें से पहला पार्ट था अपना शांत दशमलव, दूसरा पार्ट था अशांत दशमलव। बात करें विद्यार्थियों,
कि पहला पार्ट है शांत दशमलव जबकि दूसरा पार्ट है अशांत दशमलव। फिर हमने बात की थी कि अशांत दशमलव को भी दो पार्टों में बांटते हैं। पहला पार्ट है अपना अशांत आवर्ती दशमलव, जबकि दूसरा पार्ट है अशांत अनावर्ती दशमलव। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे इस रूपरेखा की मैं बात करूं वापस कि संख्याओं को हमने कितने पार्टों में तोड़ा है। संख्याओं को हमने दो पार्टों में तोड़ा। तो पहला कौन सा है? वास्तविक, जबकि दूसरा पार्ट कौन सा है? काल्पनिक। फिर हमने बात की कि वास्तविक संख्या को कितने पार्टों में तोड़ा जा सकता है। तो वास्तविक संख्या को हमने दो पार्टों में तोड़ा है। पहला पार्ट है पूर्णांक, जबकि दूसरा पार्ट है दशमलव। प्यारे विद्यार्थियों, फिर हमने बात की कि पूर्णांकों को क्या अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूर्णांकों को भी हम अलग अलग पार्टों में तोड़ के अलग अलग विभाजन कर सकते हैं। कई चैनलों पे ऐसा है कि उनको एक ही जगह पढ़ा दिया जाता है, जो कि गलत है। उनको पता ही नहीं रहता है कि यहाँ पे ये पार्ट है वो किसका पार्ट है। यहाँ तक रुक जाते हैं, उनको केवल मात्र ये पता होता है कि भाज्य संख्या क्या होती है, तो संयुक्त पता नहीं होता है। अभाज्य संख्या का पता होता तो ऋण संख्या पता नहीं होती है। बात करूं मैं यहाँ पे बात कर रहे थे पूर्णांक को। तो पूर्णांक को हमने 8 पार्टों में तोड़ लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और आराम से आसानी से नोट्स बनाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको आराम से टाइम मिल रहा है। एक एक पार्ट की बात करेंगे और आपको जो लिखवा रहे हैं उनको नोट भी करते जाइए। बात करूं मैं पूर्णांक को यानी 8 पार्टों में तोड़ा। तो पहला पार्ट जो है वो प्राकृत, जबकि दूसरा पार्ट है वो पूर्ण, तीसरा पार्ट है सम, चौथा पार्ट है विषम, पांचवें पार्ट की बात करें तो संयुक्त, छठे पार्ट की बात करें तो रूट संख्या या अभाज्य संख्या, सातवें पार्ट की बात करें तो सहअभाज्य संख्या और आठवें पार्ट की बात करें तो संपूर्ण संख्या। प्यारे विद्यार्थी, इसी प्रकार मैं बात करूं दशमलव की, तो दशमलव को भी हमने दो पार्टों में तोड़ लिया है। पहला है शांत दशमलव, जबकि दूसरा पार्ट है अशांत दशमलव। हमने अशांत दशमलव को भी दो पार्टों में तोड़ा है। पहला पार्ट है अशांत आवर्ती दशमलव, जबकि दूसरा पार्ट है अशांत अनावर्ती दशमलव। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पे देख लिया था कि पहला पार्ट यानी प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, और यहाँ तक देखा था कि संयुक्त संख्या क्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इनके बारे में जानकारी के लिए पिछला वीडियो में जाइए और यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया था कि प्राकृत संख्या क्या होती है और विगत परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप किया गया है। इसके बारे में भी देख लिया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है और सम संख्या क्या होती है और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है विद्यार्थियों, और यहां तक ये भी देखा था कि विषम संख्या क्या होती है। तो एक बार विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अगले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने संख्याओं में जैसे बात कर रहे थे पूर्णांक के 4 पार्टों की बात कर ली थी। पहला पार्ट था अपना प्राकृत संख्या, दूसरा पार्ट था पूर्ण संख्या, तीसरा पार्ट था सम, चौथा पार्ट था विषम और पांचवा पार्ट चल रहा था अपना संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। क्या होती है संयुक्त संख्या, किसे कहते हैं भाज्य संख्या। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जैसे मैं बात करूं कोई भी नंबर, जैसे कोई भी संख्या है या नंबर है, उस संख्या के यानी कि गुणनखंड होते हो
टुकड़े होते हो। अब विद्यार्थी बात करें कि सर जी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड दोनों में अंतर होता है क्या? प्यारे विद्यार्थियों दोनों में अंतर होता है। तो बात करूं जैसे उदाहरण की मैं अपना एग्जाम्पल जैसे 8 है, इस 8 के मैं गुणनखंडों की संख्या की बात करूं तो गुणनखंड यानी कि इसमें किस किस संख्या का भाग जा रहा है, ये संख्या किस किस से विभाजित हो रही है वह उसका गुणनखंड होगा। तो बात करते हैं कि ये 8 किस किस से विभाजित होती है। तो पहला नंबर की बात करूं तो 1, दूसरे नंबर की बात करें तो 2, तीसरे नंबर की बात करें तो 4 और चौथे नंबर की बात करूं तो 8। यानी कि ये बात करें कि ये 8 किस किस से विभाजित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये 8 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है, 4 से भी विभाजित होता है और 8 से भी विभाजित होता है। अब बात करते हैं कि इसमें भाज्य से क्या लेना देना है। तो बात करूं मैं विद्यार्थियों कि भाज्य संख्या की यदि परिभाषा की बात करूं तो जिस संख्या में एक और स्वयं संख्या के अलावा यदि दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो तो वह संख्या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहला देती है। तो मैं लिख देता हूं जिस संख्या में स्वयं संख्या वह एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, जिस संख्या में स्वयं संख्या व एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो तो वह संख्या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहलाती है। तो वह संख्या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या की। तो जिस संख्या में स्वयं संख्या वह एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, तो यहाँ पे ये चीज तो कॉमन हो चुकी है कि स्वयं संख्या तो होनी चाहिए और एक भी होना चाहिए। अर्थात दो गुणनखंड तो कॉमन हो गए, दो गुणनखंड तो होने ही चाहिए, इनके अलावा एक गुणनखंड और हो जाए तो ये संख्या क्या बन जाएगी? भाज्य संख्या बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। बात करें गुणनखंड संख्या की, तो गुणनखंड संख्या भाज्य संख्या में 2 से अधिक होनी चाहिए। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए? गुणनखंडों की संख्या तो प्यारे विद्यार्थियों हम कह सकते हैं 2 से अधिक। अर्थात वापस रिपीट कर रहा हूं कि संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या क्या होती है। तो विद्यार्थी ध्यान दें कि जिस संख्या में स्वयं संख्या वह एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो तो वह संख्या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे स्वयं संख्या वह एक तो होना ही होना चाहिए, यानी गुणनखंड कितने होने चाहिए? 2 तो होंगे और 2 से एक और अधिक हो गए, यानी कि 2 से अधिक होते क्या बन जाएगी? भाज्य संख्या। बात करते हैं अगले पार्ट की। अगला अपना पार्ट था
पार्ट की बात करें तो अगला पार्ट अपना रूढ़ संख्या, पार्ट नंबर 6, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमने देखा संयुक्त संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, तो हमने गुणनखंड को एक तरीकों से भी बांट सकते हैं कि दो से अधिक गुणनखंड होते ही भाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करें केवल मात्र दो ही गुणनखंड हो, जिस संख्या के केवल मात्र दो ही गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगी, रूढ़ संख्या या भाज्य संख्या। अब वो दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो स्वयं संख्या होगी और एक होगा। तो लिख देते हैं यहां पे वे संख्याएं जिसमें स्वयं संख्या व एक का ही भाग जाता हो, अभाज्य संख्या भाग जाता हो, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है। अब बात करें विद्यार्थियों रूढ़ संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिसमें स्वयं संख्या व एक का ही भाग जाता हो तो वह अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है। अर्थात हम यहां देख रहे हैं कि इस संख्या में केवल मात्र स्वयं का व एक का ही भाग जाना चाहिए। जिस संख्या में किसी भी संख्या का भाग जाता है वह उसका गुणनखंड भी कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो प्यारे विद्यार्थी एग्जाम्पल अपना दो ही ले लेते हैं। इस दो में अगर गुणनखंडों की बात करते हैं, गुणनखंडों की संख्या की बात करते हैं और ये देखते हैं कि कितने गुणनखंड बन सकते हैं। अर्थात ये देखें भाई इस दो में किस किस संख्या का भाग जाता है, तो इस दो में एक तो एक का भाग जाएगा और एक दो का भाग जाएगा। अर्थात गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, दो होगी। कितनी होगी, दो होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं अभाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य या रूढ़ संख्या में गुणनखंडों की संख्या, रूढ़ संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने देखा कि भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या क्या होती है, तो जिस संख्या में स्वयं संख्या व एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो अर्थात उसमें गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक होती हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। फिर हमने देखा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों हमने देखा कि वे संख्याएं जिसमें स्वयं संख्या व एक का ही भाग जाता हो। यहाँ पे ये कंडीशन लागू हो चुकी है कि स्वयं संख्या और एक के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो स्वयं संख्या व एक का ही भाग जाता हो तो वह अभाज्य संख्या होगी। अर्थात उसमें देखिए कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, दो होगी। फिर मैं बात करूं विद्यार्थियों, जैसे हम बात करते हैं एक की। अब एक के बारे में ये कहा जाता है कि यह भाज्य है कि अभाज्य है। एक भाज्य है कि अभाज्य है। अगर मैं बात करूं कि एक के गुणनखंडों की संख्या, तो एक के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अर्थात एक में किस किस संख्या का भाग जाएगा, तो केवल एक के गुणनखंडों की संख्या, एक के गुणनखंडों की संख्या एक ही होगी। एक के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, एक ही होगी। यदि अगर गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक होती एक की तो हम कह देते कि यह भाज्य संख्या है, तो ये भाज्य संख्या हो जाती, क्योंकि यहां पे दो से अधिक बता दे तो, और ये कह दे कि अभाज्य संख्या होगी। यदि गुणनखंडों की संख्या दो के बराबर होती तो अभाज्य संख्या कह देते। अब यहाँ पे केवल मात्र एक ही गुणनखंड है, न तो दो से अधिक है
न गुणनखंडों की संख्या 2 के बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। फिर बात करते हैं कि पिछली विगत परीक्षाओं में इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ नोट लिखा के आपको बातें लिखा रहे हैं, उनके बारे में जरूर ध्यान देंगे। ये विगत परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ये देखें, एक के बारे में देखते हैं। नोट लगा के आपको लिखना है, एक न तो भाज्य है एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या। एक न तो भाज्य है न अभाज्य संख्या। बात करते हैं दो की। बात करते हैं दो की। दो ऐसी अभाज्य संख्या है, दो ऐसी अभाज्य संख्या है जो दो ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। केवल एक ही अपवाद है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, क्योंकि हमने देखा था कि इनके केवल गुणनखंडों की संख्या 2 ही होती है, और जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या प्यारे विद्यार्थियों 2 होती है वह संख्या अभाज्य होती है। फिर बात करते हैं 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की गिनती में 76 भाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक की गिनती में 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 1 से 100 तक की गिनती में 76 भाज्य संख्याएं होती है। फिर बात करते हैं अभाज्य संख्याओं में विगत परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी बात करें तो कहें कि 1 से 20 तक की गिनती में, 1 से 20 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या, 1 से 20 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों 8 होती है। हमें याद करना है 1 से 20 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। बात करें 1 से 30 तक की गिनती में, 1 से 30 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों हमें याद रखना है कि 10 होती है। बात करें प्यारे विद्यार्थियों 1 से 50 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो प्यारे विद्यार्थियों 15 होती है। बात करें 1 से 75 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो प्यारे विद्यार्थियों 21 होती है। बात करें 1 से 100 तक की गिनती में
100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो प्यारे विद्यार्थियों वो होती है 25। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने नोट लगा के यहाँ पे देखे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक नहीं होती है, 2 के बराबर नहीं होती है। इसलिए अगर 2 से अधिक होती तो भाज्य हो जाती और 2 के बराबर हो जाती तो अभाज्य हो जाती। इसलिए एक न तो भाज्य न अभाज्य है। बात करें विद्यार्थियों 2 के बारे में, 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो सम होते हुए अभाज्य है। बात करें 1 से 100 तक की गिनती में 76 भाज्य संख्याएं पाई जाती है या होती है। बात करें अभाज्य संख्याओं के बारे में, 1 से 20 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या 8 होती है, 1 से 30 तक की गिनती में 10 होती है, 1 से 50 तक की गिनती में 15 होती है और 1 से 75 तक की गिनती में 21 होती है, 1 से 100 तक की गिनती में 25 होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ देखते हैं कि टोटल नंबरों की बात करते हैं तो जो संख्याएं बनती है अपनी भाज्य और अभाज्य संख्याओं से मिलकर तो बनती हैं। तो जैसे देखें कि इनका अगर टोटल करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या अगर टोटल करके देखें तो हमारा 100 पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम 1 से लेकर 100 तक की गिनती तो देख रहे हैं। तो जैसे मैं करूं तो भाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो भाज्य संख्याओं की संख्या 1 से 100 तक में 74 है। अभाज्य संख्याओं की संख्या की बात करते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है 25। अगर मैं टोटल करूं तो यहाँ 99 अर्थात 99 हो रहा है, तो एक कहां गया। तो बात करते हैं एक ऐसा नंबर है जो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। यदि एक इसमें जुड़ जाएगा तो टोटल नंबर अपने कितने बन जाएंगे 100। और हम कहां तक की बात कर रहे थे, 100 तक की बात कर रहे थे। तो हमारा यहाँ पे भाज्य और अभाज्य संख्याओं का चैप्टर कंप्लीट हो चुका, पार्ट कंप्लीट हो चुका। अगले पार्ट की बात करेंगे और बात करें जहां पे जैसे फर्स्ट ग्रेड 2012 की उसमें फर्स्ट पेपर की बात करें तो ये पूछा गया था कि 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो हमें निकालना नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है और इनमें से भी याद रखना ही है। निकालेंगे तो टाइम वेस्ट खूब होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो वापस मैं रिवाइज करवा देता हूं कि जैसे 1 से 20 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी 8, 1 से 30 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी 15, 1 से 50 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी 15, 1 से 75 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या 21, 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25। तो यहां तक अपना पार्ट कंप्लीट हो चुका है भाज्य और अभाज्य संख्याओं के। अगले पार्ट के बारे में बात करें, टाइम क्या हो चुका सर, अगले पार्ट की ओर बात कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर याद रखना चाहें तो हम 1 से 1000 तक की गिनती में 1 से 1000 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या की 1 से 1000 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 से 1000 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो हमें डायरेक्ट याद रखना है वो कितनी होती है 168 होते हैं भाई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि 1 से 1000 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए तो हमें डायरेक्ट ही करना है कि 168 होती है। अगले 7वें पार्ट की बात करें, अपना 7वां पार्ट था सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है?
प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है और किसे कहते हैं। तो समझे, कई अक्सर बच्चे ये गलती कर बैठते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा सह अभाज्य होगा, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा ही है? नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। समझना, इस परिभाषा को समझना और अलग अलग पार्टों को समझना कि क्या होती है सह अभाज्य संख्याएं और किस प्रकार से सह अभाज्य संख्याओं को हम बांट सकते हैं। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, अर्थात ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, अर्थात जिनका मस है एक हो, तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वापस देखें, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, अर्थात जिनका मस एक हो, तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब बात करते हैं, इनको उदाहरण के तौर पे समझे तो बेटर रहेगा। जैसे मैं कहूं कि 5 और 7 है, 5 और 7 है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये कहा है कि दो संख्याएं हैं, तो हमारे पास में दो नंबर है 5 और 7। फिर बात करते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड की। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब यह होता है कि इस संख्या में किस किस का भाग जा रहा है। तो बात करते हैं 5 में एक तो 1 का भाग जा रहा है और एक 5 का भाग जा रहा है। फिर बात करते हैं कि 7 में तो 7 में तो 7 का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है। अगर दोनों की मैं बात करूं, तो इनका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो केवल एक ही है। अर्थात इनके मैसे की बात करें, उभयनिष्ठ गुणनखंड ही मैसे होता है, तो इनके मैसे की बात करें तो एक ही तो है। अर्थात 5 और 7 क्या हो गई विद्यार्थियों? सह अभाज्य संख्या। तो हमारी परिभाषा क्लियर हो चुकी है। ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, अर्थात जिनका मस एक हो, तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो 5 और 7 की बात की हमने, तो 5 और 7 यानी 5 के उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करते तो 5 और 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो ये 5 और 7 सह अभाज्य संख्याएं हैं। बात करते हैं, जैसे लगातार दो संख्याएं होती है, लगातार दो संख्याओं की बात करूं मैं, लगातार दो संख्याएं, लगातार दो कोई सी भी संख्या ले लो आप, एनीवन। जैसे मैं बात करूं कि 9 और 10, तो प्यारे विद्यार्थियों 9 की बात करें कि 9 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो 9 के गुणनखंड की बात करते हैं तो एक गुणनखंड है, 9 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है? एक तो 1 का भाग जा रहा है और एक 3 का भाग जा रहा है और एक 9 का भाग जा रहा है। फिर बात करते हैं कि 10 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, तो एक तो 1 का जा रहा है और एक 2 का और एक 5 का और एक 10 का भाग जा रहा है। फिर ये देखते हैं कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पे देखिए, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही तो है।
अर्थात ये 9 और 10 दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं बात करूं, अकेले नंबर की बात करूं, तो 9 क्या है विद्यार्थियों? भाज्य, क्योंकि इसके टुकड़े हो रहे हैं। कितने टुकड़े हो रहे हैं? 2 से अधिक टुकड़े हो रहे हैं। मैं बात करूं 10 की, तो ये भी क्या है? भाज्य, क्योंकि इसके टुकड़े हो रहे हैं, 2 से अधिक टुकड़े हो रहे हैं। अर्थात 2 भाज्य संख्या भी सहभाज्य संख्या बन सकती है। 2 लगातार संख्याएं जो होती है सदैव सहभाज्य संख्याएं होती है। और हमने पहले पार्ट में बात की कि 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा सदैव सहभाज्य होगा। दूसरे पार्ट में बात की 2 लगातार संख्याओं का जोड़ा भी सदैव सहभाज्य होगा। तीसरे पार्ट में बात करते हैं, क्या एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या का जोड़ा क्या सहभाज्य बन सकता है क्या? तो देखते हैं। जैसे मैं यहां लिखूं कि 7 जो है 7 अभाज्य संख्या है। 10 की बात करूं, 10 क्या है विद्यार्थियों? भाज्य संख्या है। अगर बात करते हैं गुणनखंड की, किसके गुणनखंड क्या क्या होंगे? एक तो होगा 1 और एक होगा 7। बात करते हैं 10 की, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा? 1, 2, 5 और 10। अर्थात इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करते हैं। उभयनिष्ठ गुणन का ही तो मस है। इनकी मस की बात करते हैं तो मस होगा 7 और 10 का मस होगा कितना? 1। तो हम कह सकते हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है वह क्या होती है? सहभाज्य संख्या। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं का जोड़ा भी सहभाज्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देख लिया कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, अर्थात जिनका मस 1 हो, तो वे संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख लिया। और नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं हम कल। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।